चलिए हम लोग अब क्या देखेंगे बाबू, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कंट्रोल करता है, याद रहेगा। फर्स्ट पॉइंट में देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को नियंत्रित करता है, या कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को, ठीक है, कंट्रोल करेगी तो वोल्टेज को जो है ये आपका कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को नियंत्रित करना, वोल्टेज को नियंत्रित करना। आप देखिए ट्रांसफार्मर जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो है ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे आधारित है। ये अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए किसके सिद्धांत पे बाबू आप बताइए, बोलिए तो। म्यूचुअल इंडक्शन, बोलो। अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे, अननोन, ठीक है, अननोन प्रेरण जिसको बोलते हैं म्यूचुअल, ठीक है, इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इतना बात याद हुआ। ट्रांसफार्मर का क्या काम है? वोल्टेज को कंट्रोल करना, यानी कभी वोल्टेज आएगा हाई तो उसको लो करेगा, कभी लो आएगा तो उसको हाई करेगा। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का दो टाइप हो गया। एक हाई करेगा निम्न वोल्टेज से कुछ वोल्टेज में बदलेगा, यानी लो से हाई वोल्टेज में बदलेगा, और लो वोल्टेज से लो से हाई हो गया, और एक हाई से लो हो गया। तो ट्रांसफार्मर इस प्रकार से दो प्रकार से हो गया। ठीक है, स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हो गए बाबू? ट्रांसफार्मर यहाँ पे दो टाइप के हो गए, अभी केवल रिवीजन करवा रहे हैं। देखिए तो ट्रांसफार्मर जो है दो टाइप के हो गए। ये आपका हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद रहेगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ से फिर से बताइएगा, ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को कंट्रोल करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन का मतलब होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। याद हो गया? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इतना बात याद हुआ? चलिए इसका परिणामन अनुपात जो होता है अभी बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जिसको बोलते हैं, परिणामन अनुपात। स्टेप अप ऊंचाई वाला के, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात जो होता है बाबू 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात क्या होता है? 1 से अधिक होता है। लेकिन इसका परिणामन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये क्या होता है? कम होता है। तो बोलेंगे कौन सा ट्रांसफार्मर में परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है? ऊंचाई में। और इसका क्या होगा? 1 से कम रहेगा। इसका परिणामन अनुपात 1 से अधिक, ऐसे 1 से कम। ये वोल्टेज को निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में बदलता है, यानी लो से क्या करता है? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलता है, और ये हाई से लो में बदलता है। ठीक है, इसका परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है, लेकिन ऊंचाई का 1 से कम होता है। इतना याद हुआ? यस। अब देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, संरचना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऐसी कॉइल है इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोले बाबू? प्राथमिक कुंडली। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पे इधर देख सकते हैं एनएस लिखा हुआ है, या पर सेकेंडरी कॉइल। और यहाँ पर एनपी जो है इसमें नंबर्स ऑफ टर्न, यानी फेरों की संख्या, कॉइल में फेरों की संख्या है। और इधर जो एनएस लिखा हुआ है द्वितीय कॉइल में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। 10 कॉइल रहे, 10 को फेरा आ रहा है तो एनपी बराबर 10 हो जाएगा। एनएस बराबर 15 को फेरा है, फेरों की संख्या, तो एनएस बराबर 15। इतना समझ आ गया? आप देखिए इसमें इसका सिद्धांत तो समझ में आ गया कि अननोन प्रेरण के सिद्धांत में कार्य करता है। इसमें मिला दे बाबू, याद हो गया? एक बार पूछ ले इसको मिला करके बताइए।
ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला ऊंचाई और अपचाई। ट्रांसफार्मर जो है इसका ऊंचाई का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी परिणामन अनुपात कितना होता है? 1 से अधिक और अपचाई का 1 से कम। एनपी क्या है? तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एनएस क्या है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। याद रहेगा? अच्छा मान लेते हैं इसमें जो कुंडली है बाबू, इसमें इसका ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल जो है ई और पी लेते हैं। क्या है बाबू? ध्यान से समझना, ठीक है? ई और पी है। और द्वितीय कुंडली में जो है ईएमएफ का वैल्यू ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ई और एस। आप देखिए इसका मतलब क्या है? ये इसका कहाँ यूज होने वाला है? तो देखिए मान लिया जाए कि जो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस है। इसका वोल्टेज ईपी है और इसका ईएमएफ जो है ईएस है। ठीक है? अब देखिए फ्राइडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि जो है इसमें वोल्टेज जो क्रिएट होगा ना, ए माइनस साइन ऑफ एनपी और डी फाई बटा में डीटी होता है। ये फ्राइडे का दूसरा नियम कहता है। आगे हम विस्तार लोग बताएंगे। ये फ्राइडे का दूसरा नियम होता है। ये एनपी क्या है? तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और डी फाई क्या है? एक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है? तो डी फाई बटा में डीटी इसका इक्वेशन 1 और सेकेंडरी कॉइल में कितना जो है वोल्टेज क्रिएट होगा तो माइनस एनएस बटा एनएस इनटू में डी फाई बटा में डीटी। इतना समझ में आया? इक्वेशन 1 और फर्स्ट ये सोल्व करो। अब देखिए इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ईएस बटा में ईपी बराबर माइनस एनएस होगा बाबू। आपका जो है एनएस इनटू डी फाई बटा में डीटी माइनस एनपी इनटू डी फाई बटा में डीटी। बोलिए कोई दिक्कत? प्लस ना होगा ऊपर वाला। हां नहीं कोई दोनों साइन माइनस होता है। ठीक है? आगे हम बताएंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस और dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये क्या लिख सकते हैं? एनएस बटा में ईएस ना होगा सर। ईएस ईपी। अच्छा सॉरी एनएस बटा में क्या हो जाएगा बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। बताओ कोई दिक्कत? अब देखिए इसी को बोलते हैं हम परिणामन अनुपात आर। इसी क्या बोलेंगे? परिणामन अनुपात, जिसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आगे चलिए इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो एनएस क्या है? ईएस क्या है? तो वोल्टेज है। ईएमएफ एक तरह से वोल्टेज ही होता है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वीएस बटा में वीपी बराबर ईएस बटा में ईपी बराबर एनएस बटा में एनपी बराबर आर। ऐसे बोल सकते हैं। अब इसी का नाम हम दिए है ए। एक तरह से वोल्टेज ही है। ठीक है? तो इतना समझ में आया? एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जिसको परिणामन अनुपात बोलते हैं। परिणामन अनुपात क्या बोलेंगे वो? परिणामन अनुपात। इतना बात समझ में आ गया? तो आप यहाँ देखिए ये आपका यहाँ से तो ए आ गया फॉर्मूला। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम ये मान रहे हैं कि यहाँ प्राइमरी कुंडली में यानी प्राथमिक कॉइल में कुंडली में और सेकेंडरी कुंडली में प्राथमिक और सेकेंडरी में कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, कोई शक्ति का लॉस नहीं हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? जितना पावर होगा इसमें प्राइमरी कॉइल में उतना ही इसमें वो सेकेंडरी वाला में होगा। तो P बराबर एक फॉर्मूला होता है V into I। P बराबर क्या होता है? V into I। तो मान के चल रहे हैं कि प्राइमरी में और सेकेंडरी में P बराबर होगा ना, जितना प्राथमिक कुंडली में शक्ति होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में शक्ति होगा यानी पावर होगा। तो V और P इनटू में IP बराबर VS इनटू में क्या होगा? IS। कितना बात समझ में आ रहा है? आप देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हैं VS बटा VP है ना, तो इसको भी ऐसे बना लीजिए बाबू। यहाँ पर VS लिखा हुआ है और यहाँ पे VP लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा? IP और बटा में क्या बचा? IS। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम बताने वाले हैं। इसको देखिए पहले VS बटा VP है ना, और हम ये मान के चले हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में
कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है। अब जितना पावर यहाँ होगा उतना ही पावर कितना होगा। अब पावर P बराबर जानते हैं V इंटू में I जानते हैं, तो P और Q मतलब प्राथमिक कॉइल वाला और VS लिखा सेकेंडरी कॉइल वाला। अब हम इसको A बना लिए VS बटा में VP। ऐसा क्यों किए? इसको आप चाहे तो मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं और इसको आप मानना है तो इसको 4 मान सकते हैं। समझने के लिए हम बोल रहे हैं। आप देखिए अब VS बटा VP है ना, अब VS बटा VP यहाँ हो जाएगा तो A और A आपस में इक्वल है तो सभी आपस में इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा बाबू। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बाबू बताइए। लिख सकते हैं IP बटा में IS लिख सकते हैं कि इससे जरा बताइए। A वाला हाँ बाबू हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो लिखो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो VS बटा में VP और ये दोनों टर्म सेम ही रहता है, ठीक है। लो इसको भी लिख देते हैं ES बटा में EP एक तरह से वोल्टेज ही है और ये आपका जो है NS बटा में NP और एक तरफ और क्या है बताओ IP बटा में IS। इसका मतलब ये बराबर में क्या हो जाएगा R बराबर में R। अब देखने क्या देख रहे थे V E और N दोनों सेम रहता है लेकिन धारा वाला क्या होता है उल्टा है कि ज्यादा रहेगा। अरे ये देखो ये ऊपर में है तो नीचे में है, ये ऊपर में नीचे है, यहाँ से यहाँ तक सब सेम है S S S और यहाँ खाली P है I वाला IP बटा में IS। इतना कोई दिक्कत बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसी को बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे भाग के पूछेगा, बहुत ज्यादा पूछता है, पूछेगा इससे बाबू देखना ध्यान से। ये आपका जो है NS बटा NP NS बटा NP बराबर क्या बोल सकते हैं NS बटा NP बराबर R बोल सकते हैं। इसको बराबर भी R बोल सकते हैं, इसको बराबर भी R बोल सकते हैं, इसको बराबर भी R और इसको बराबर भी R बोल सकते हैं कि नहीं बताओ। अब देखो चाहे तो ऐसे भी दे देगा NS बटा NP बराबर यहाँ जो है IS बटा में IP बटा में IS बराबर क्या होगा R। आया समझ में? आपसे ऐसे भी लिख सकता है। आपसे सवाल ये पूछेगा माना कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है और सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, ठीक है। एकदम बता दिया प्राथमिक में A है और सेकेंडरी में O है। अब बताइए ऐसे N2 बटा में N1 तो N2 का मतलब NS दिया हुआ है और N1 का मतलब NP दिया हुआ है, यानी एक सेकेंडरी कॉइल में है तो NS हो जाएगा और प्राथमिक कुंडली में है तो NP हो जाएगा। अब जरा बताओ NS बटा में NP को हम क्या कहते हैं R कहते हैं ना। अब ऐसे नहीं देगा, बोलेगा कि N2 ग्रेटर देन N2 बड़ा है N1 से। N2 क्या है बड़ा है N1 से। जरा बताओ मान लेते हैं कि N2 बड़ा है किससे N1 N1 का मान क्या है छोटा है। तब मान लेते हैं कि एक में फेरों की संख्या 3 को है और एक में फेरों की संख्या है 5। देखना बहुत अच्छा रिजल्ट हम बता रहे हैं। एक में फेरों की संख्या जो 3 को है 3 टर्न है और एक में क्या को है 5 को है। अब जैसे ही N2 बटा में N1 करोगे तो यहाँ से 5 बटा में 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका जो आंसर आएगा 1 पॉइंट कितना होगा 1.667। एक से ज्यादा एक कम आया, एक से ज्यादा आ रहा है तो इसमें क्या है एक से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कैसा ट्रांसफार्मर के बारे में बोल रहा है। आप ऊंचाई की ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप नहीं सब पूछेगा स्टेप अप। तब यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है R होता है और R का मान जब 1 से ज्यादा होगा तो स्टेप अप होगा और 1 से छोटा होगा स्टेप डाउन होगा। आप जरा बताओ हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेप अप, तो स्टेप अप में क्या हो जाएगा N2 ज्यादा होगा किससे N1 से और स्टेप डाउन लिखना चाह रहे हैं स्टेप डाउन तो N2 क्या होना चाहिए N1 ज्यादा होना चाहिए किससे N2 से। तो ये स्टेप डाउन कहेंगे तो एक में लापता हो रहा है कम, एक में ज्यादा रहेगा एक में कम रहेगा और एक में स्टेप अप कहेंगे तो कम से ज्यादा। इतना बात समझ में आया? बोलो अभी तक हम क्या बताए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को यानी प्रतिवर्ती धारा विभवांतर को क्या करती है
नियंत्रित करती है। वो हाई से लो और लो से हाई हो जाता है। यहाँ से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार के। कौन? स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम है निम्न वोल्टेज से यानी लो वोल्टेज से हाई में बदलना। स्टेप डाउन का काम है हाई से लो में बदलना। अब यहाँ से ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के हो गए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताए कि ट्रांसफार्मर जो है अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे आधारित यानी कार्य करती है। अब स्टेप अप का यानी स्टेप अप यानी ऊंचाई, इसका परिणाम अनुपात 1 से अधिक होता है और स्टेप डाउन का परिणाम अनुपात 1 से कम होता है। स्टेप अप कहेगा यानी ज्यादा यानी कम से ज्यादा। तो प्राइमरी में फेरों की संख्या कम रहेगा और सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा रहेगा। इतना बात समझ में आया? इतना समझ में आया तो हिंट के रूप में आप छाप सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए थ्योरी क्या क्या लिखा हुआ है।